इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अभी अभी अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा राजस्थान ANM भर्ती परीक्षा के DV को लेकर अपडेट जारी किया है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके स्क्रूटनी फॉरम में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कब से कब तक अपलोड करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ANM भर्ती परीक्षा के DV से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि DV के बाद आपके फाइनल रिजल्ट को लेकर भी जो भी जानकारी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और ANM भर्ती परीक्षा के जो ये DV का नोटिफिकेशन है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कार्यालय आदेश में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM संविदा भर्ती 2023 हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की ऑनलाइन पात्रता जाँच हेतु, जहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बोर्ड द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM संविदा भर्ती परीक्षा 2023 में विज्ञापित 3058 पदों हेतु परीक्षा का आयोजन 3 फरवरी 2024 को किया जा चुका है। यानी कि ANM भर्ती परीक्षा 3558 पदों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा का आयोजन 3 फरवरी को किया गया था। बोर्ड द्वारा उक्त भर्ती परीक्षा का परिणाम है वो आपके 11 जून 2024 को जारी कर लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतरिम रूप से सूचीबद्ध किया गया था। यानी कि आपने देखा होगा इसका रिजल्ट भी 11 जून को जारी कर दिया गया था, जिसमें 2 गुना की कैंडिडेट की लिस्ट निकाली गई थी। आगे लिखा हुआ है इन सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन विभाग द्वारा करवाया जाएगा। यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम है वो विभाग करवाएगा और विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते समय अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि GNM में देखा होगा आपने बार बार आया था नोटिफिकेशन, कभी RNC अपलोड नहीं की स्टूडेंट ने तो कभी लाइव फोटो को लेकर आया, तो इसी तरह ANM में भी कोई प्रॉब्लम आई और ऐसा कोई नोटिस आया तो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। पात्रता की जांच के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार रिक्त पदों के विरुद्ध अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया जाएगा। यानी कि ANM में पात्रता की जांच की जाएगी और उसके बाद जो रिक्त पद है 3058 पदों कैटेगरी वाइज पदों की लिस्ट निकाली जाएगी और अंतिम रिजल्ट तैयार किया जाएगा। रिजल्ट भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अतः सूचीबद्ध सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा फॉरम दिनांक 7/9/2024 से 13/9/2024 तक खोला जाएगा। यानी कि आपको जो स्क्रूटिनी फॉर्म भरने हैं वो आपके 7 सितंबर से शुरू होंगे, जो कि 13 सितंबर के बीच आप कभी भी फिल कर सकते हो। और जैसे ही 7 तारीख को आपका लिंक एक्टिव होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता दूंगा कि किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। आगे लिखा है ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म के साथ निम्नानुसार मूल दस्तावेजों को ऑनलाइन आवश्यक रूप से अपलोड किए जाने हैं। अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन ही किया जाएगा। यानी कि स्क्रूटिनी फॉर्म की जो फीस है वो भी आपकी ऑनलाइन ही ली जाएगी। अब इससे आवेदन कैसे करोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको SSO ID पे जाना होगा। उसमें आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके बाद माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और फिर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटिनी का। वहाँ पर जाओगे तो आपको ANM संविदा भर्ती परीक्षा 2023 का विकल्प देखने को मिलेगा और उसके लिंक के सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन होगा। आपको उस पर क्लिक करके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसकी भी आगे जानकारी दूंगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। विस्तृत आवेदन ऑनलाइन भरें तथा निर्धारित शुल्क 100 रुपये ऑनलाइन भुगतान करें। यानी कि आपका जो पेमेंट लगेगा वो कितना लगेगा, 100 रुपये चार्ज लगेगा। आगे पॉइंट में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी ऑनलाइन विस्तृत आवेदन के साथ निम्नलिखित आवश्यक मूल दस्तावेज अपलोड करना सुनिश्चित करें। यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसके बारे में बताए गए हैं। नोट में लिखा हुआ है कि ई-मित्र कियोस्क द्वारा गलत सूचना या दस्तावेज अपलोड किए जाने की स्थिति में यदि आवेदक की पात्रता प्रभावित होती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अतः यह सलाह दी जाती है कि विस्तृत आवेदन फाइनल सबमिट करने से पूर्व दर्ज की गई सूचना और अपलोड किए गए दस्तावेजों का मिलान अभ्यर्थी स्वयं कर लें। इसमें बाद में किसी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि आप जो भी अगर ई-मित्र पर जाकर डॉक्यूमेंट अपलोड करवा रहे हो तो सबमिट से पहले आप एक बार खुद जांच कर लेना कि जो कॉलम पूछा गया वहां पर वही डॉक्यूमेंट अपलोड है और सही डॉक्यूमेंट अपलोड है, क्योंकि इसमें बाद में आपको संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। इसके बाद गलती आपकी ही मानी जाएगी, कोई ई-मित्र वाले की गलती नहीं मानी जाएगी। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है लाइव फोटो। आपको लाइव फोटो कैप्चर करना है। अब लाइव फोटो कैसे लेना है,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा। यानी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म से जो अटैच मोबाइल नंबर है उन मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस के माध्यम से लिंक भेजा जाएगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करके लाइव फोटो कैप्चर करना होगा। लाइव फोटो के संबंध में विस्तृत निर्देश है वो बोर्ड की वेबसाइट पर कैंडिडेट कॉर्नर में उपलब्ध है और उसकी पीडीएफ मैंने आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दी है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको लाइव फोटो से संबंधित दिशा निर्देश देखने को मिलेंगे। कृपया फोटो ध्यानपूर्वक आवेदक को ही अपलोड करें। एक बार फोटो अपलोड करने के उपरांत इसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा। फोटो अपलोड हो गया उसके बाद उसमें कुछ भी एडिट का प्रोसेस नहीं है, इसलिए फोटो ध्यानपूर्वक ही अपलोड करें। सेकंड नंबर आपको दस्तावेज में अपलोड करना है 10th की अंक पत्र और 10th का प्रमाण पत्र। अगर किसी का अंक पत्र प्रमाण पत्र एक ही है तो कोई बात नहीं, अलग अलग है तो आपको दोनों को अलग अलग अपलोड करने हैं। इसके बाद आपको 12th का अंक पत्र और 12th का प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। अगर ये भी एक ही है तो कोई बात नहीं, अलग अलग है तो आपको अलग अलग अपलोड करने होंगे। इसके बाद ग्रेजुएशन, फिर चाहे वो आपने ग्रेजुएशन बीए से की हो, बीकॉम से की हो, बीएससी से की हो, बीटेक से की हो, बी से जिससे भी, उन सभी सेमेस्टर की आपको पीडीएफ अपलोड करनी होगी। और ध्यान रखें सेमेस्टर को एक क्रम में एक ही पीडीएफ में मर्ज करना होगा, उसके बाद अपलोड करनी होगी, क्योंकि जहाँ अपलोड करोगे वहाँ सिर्फ आपको एक ही कॉलम दिया होगा पीडीएफ अपलोड का ग्रेजुएशन के आगे, तो वहाँ पर आपको जो सेमेस्टर वाइज क्रम में पहले जमानी होगी और एक ही पीडीएफ में मर्ज करके ही अपलोड करना होगा। उसके बाद ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। ग्रेजुएशन के प्रमाण पत्र के बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की रखी है तो उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र भी अपलोड करना, और वो भी आपको सेमेस्टर वाइज। अगर जिन आपके कॉलेज में सेमेस्टर वाइज है, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इसी क्रम में अपलोड करनी है, ना कि थर्ड फर्स्ट सेकंड ऐसे उल्टे क्रम में अपलोड नहीं करनी है। आपके पास जो भी डिग्री हो उसका अंक पत्र, जैसे कि एएनएम का हो, और एएनएम का जो भी आप हेल्थ वर्कर फीमेल कोर्स हो या फिर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी ट्रेनिंग वाला कोर्स हो, जो भी है उसमें भी आपको अंक तालिका है वो क्रम से अपलोड करनी है और उसका प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आरएनसी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। जीएनएम में बहुत स्टूडेंट के डाउट आए थे, उन्होंने आरएनसी सर्टिफिकेट ही अपलोड नहीं किया, इसके बाद बोर्ड को वापस से नोटिस जारी करना पड़ा था। इसलिए ध्यानपूर्वक रखें कि आपको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या राजस्थान बोर्ड मेडिसिन के द्वारा जारी वेद प्रमाण पत्र या अन्य रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, आपने जो भी लास्ट कहाँ से पढ़ाई की है उस संस्थान से जाकर आपको चरित्र प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। बच्चों का घोषणा पत्र, राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी 2 अलग अलग प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। दहेज या धूम्रपान निषेध के लिए जो प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। मूल निवास गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए और विशेष मूल निवास क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र के लिए वो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है, चाहे वो आपकी ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, एमबीसी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, जो भी कैटेगरी है आपको उसका जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है। अन्य प्रमाण पत्र में अगर आपके पास जो भी हो, दिव्यांगता का हो, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन का हो, चाहे एक्स सर्विसमैन का हो या राजकीय कर्मचारी का हो, संतान संबंधी शपथ पत्र हो या फिर आपके परित्यक्ता का हो, जो भी प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको शपथ पत्र अपलोड करना होगा, जो कि जाति प्रमाण के संबंध में अगर आपको शपथ पत्र अपलोड करना है तो उसका प्रारूप भी आपको कैंडिडेट कॉर्नर में देखने को मिल जाएगा, और वो आपको शपथ पत्र स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना आवश्यक है। इसके बाद हस्तलिपि में भी आपको उसका प्रारूप भी देखने को मिलेगा, कैंडिडेट कॉर्नर में जाकर वहाँ देख लेना, और हस्तलिपि प्रारूप भी आपको अपलोड करना है। शपथ पत्र लास्ट में आपको ये अपलोड करना है कि उपयुक्त दस्तावेज स्वयं द्वारा जांच कर अपलोड करवाए जाने और फर्जी कूटरचित दस्तावेज पाए जाने पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के संबंध में आपको शपथ पत्र अपलोड करना है, और वो भी आपको स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापित होना चाहिए। अब ऑनलाइन पात्रता की जांच हेतु नियम बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, यानी कि आपका जो डीवी होगा वो ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें कौन कौन से पॉइंट है वो बताने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है कि सभी अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही की जाएगी। अब वो पात्रता की जांच विभाग करेगा ऑनलाइन माध्यम से ही। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन सत्यापन हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, किंतु किसी अभ्यर्थी के दस्तावेज संदेहास्पद होने की स्थिति में विभाग या बोर्ड द्वारा अभ्यर्थी को सूचित कर दस्तावेजों के परीक्षण हेतु बुलाया जा सकता है। यानी कि डीवी ऑनलाइन होगा विभाग द्वारा। अगर किसी स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट को लेकर उन्हें शक हुआ तब वो अलग से उसे सूचित करके विभाग या बोर्ड कोई भी सूचित कर सकता है और दस्तावेजों के परीक्षण हेतु उसे बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट पर, किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेजों में कमी या त्रुटि पाए जाने पर अभ्यर्थी को सुधार हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर ही अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर किसी भी अभ्यर्थी के दस्तावेज में कोई कमी रहती है
तो उसे सुधार हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर ही उसे अवसर प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में अभ्यर्थी के जो भी फॉर्म से रिलेटेड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है उसके माध्यम से उसे सूचना दे दी जाएगी। इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा, न ही कोई कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा। यानी कि इसके मामले में ना तो बोर्ड द्वारा अलग से नोटिस जारी किया जाएगा और न ही कोई पत्राचार किया जाएगा, आपको SMS के माध्यम से बता दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी स्वयं के पंजीकृत ईमेल मोबाइल नंबर का अवलोकन करते रहे, नियमित रूप से SSO पोर्टल पर विस्तृत आवेदन फॉर्म भी देखते रहे। यानी कि जो आपका आवेदन फॉर्म है SSO पोर्टल पर वो भी आप देखते रहे और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर भी आप समय समय पर देखते रहे। विस्तृत आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर अंतिम चयन हेतु विस्तृत आवेदन सपरिनिरीक्षा प्रपत्र भरने हेतु आवेदकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती 2023 के लिए दिनांक 6/7/2023 को जारी विज्ञापन का पूर्वावलोकन ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। यानी कि आप आवेदन करने से पहले जो ANM का एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था 6 जुलाई 2023 को, उसका आप एक बार ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा स्व प्रमाणित शपथ पत्र दिया जाएगा कि ऑनलाइन अपलोड किए गए समस्त दस्तावेज उनकी जानकारी में सही है। यानी कि दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी द्वारा एक स्व प्रमाणित शपथ पत्र भी दिया जाएगा, जिसका मकसद ये है कि अभ्यर्थी द्वारा जो ऑनलाइन अपलोड किए गए दस्तावेज है वो उसकी जानकारी में सभी सही है और अगर कोई कूट रचित पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है, ऐसा उसके बारे में उसे लिखना है। कूट रचित दस्तावेजों के प्रकरण में बोर्ड द्वारा संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी और अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा 100 हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें। विस्तृत आवेदन में अपलोड हस्ताक्षर आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समान होने चाहिए। यानी कि आपको हस्तलिपि नमूना भी लिखना होगा दोनों लैंग्वेज में और इसमें सिग्नेचर भी आपके वही होने चाहिए जो आपने आवेदन करते समय आपके सिग्नेचर थे। अब PDF अपलोड करते समय आपको क्या ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 1, एक PDF में एक ही दस्तावेज क्रम में आपको अपलोड करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको कहा ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के आप सेमेस्टर वाइज अंक तालिका वो आपको एक ही PDF में मर्ज करनी होगी और वो क्रम से ही अपलोड करनी होगी। अलग अलग प्रकार के दस्तावेज निर्धारित स्थान पर ही अपलोड करें। गलत विकल्प में गलत दस्तावेज अपलोड करने पर आवेदन निरस्त हो जाएगा। जहां आपको जो डॉक्यूमेंट पूछा आपको वहां वो ही अपलोड करना है। अगर आपने गलत कर दिया यानी कि 10th की जगह 12th का या ग्रेजुएशन की जगह पोस्ट ग्रेजुएशन का डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और जो दस्तावेज PDF की साइज है वो 500 KB से लेकर 2 MB के बीच में होनी चाहिए। यानी कि 500 KB से ज़्यादा और 2 MB से कम होनी चाहिए, इसके बीच इसकी रेंज होनी चाहिए। और जो PDF है वो आपकी कोई वाटरमार्क नहीं होनी चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होनी चाहिए, फिल्टर लगाए गए नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल PDF होनी चाहिए, एकदम सीधी होनी चाहिए, ओपन होते ही आपके सिर्फ डॉक्यूमेंट ही दिखे और कुछ अन्य कोई प्रचार न दिखे। अतः आवेदन में समस्त सूचनाएं पूर्ण विवेक से सोच समझ कर ही भरें तथा जांच कर दस्तावेज ही अपलोड करें। अभ्यर्थी को उक्त में त्रुटि होने पर किसी प्रकार का पत्राचार नहीं किया जाएगा, न ही सुधार का अन्य कोई अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर आपकी त्रुटि हुई तो फिर आपको कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन पोर्टल से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए बोर्ड के दूरभाष संख्या पर संपर्क करें और पात्रता जांच दस्तावेजों के संबंध में विभाग के दूरभाष संख्या तथा ईमेल ID पर संपर्क करें। समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि आवेदन पत्र में भरे गए मोबाइल नंबर, ईमेल ID बोर्ड की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहे और समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। यानी कि अब DV का प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपको समय समय पर आपको किन किन चीज़ों को देखना है, विभाग की वेबसाइट देखते रहिए, बोर्ड की वेबसाइट देखते रहिए, आपके जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल ID वो आप समय समय पर अवलोकन करते रहे। रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर का तो आपको ही अवलोकन करना है। बाकी बोर्ड की वेबसाइट से या विभाग की वेबसाइट से कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि ANM भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।